दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। 36 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बीबीसी के दफ्तर में सर्वे जारी है। इस वक्त जब मैं ये बातें कर रही हूं तब भी सर्वे जारी है। सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है बीबीसी के दफ्तर में? क्या कुछ ऐसा है जिसकी डिकोडिंग की जा रही है? क्या कुछ ऐसा है जिसे समझने में एजेंसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? क्योंकि बीबीसी ने तो अपने कर्मचारियों से कहा है कि सहयोग करें। अंदर सहयोग और बाहर हंगामा बरपा हुआ है। पूरी लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये मोदी सरकार वर्सेस इकोसिस्टम हो रहा है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि एक वर्ग है जो भारत की तेज प्रगति को पचा नहीं पा रहा। मोदी की अगुवाई वाले नव भारत की लीडरशिप पोजीशन उससे पच रही ही नहीं है। तो क्या ऐसे सारे लोग एकजुट होकर माहौल बना रहे हैं? ये नैरेटिव मेरा नहीं है, दोनों तरफ से ऐसा सुबह से कहा जा रहा है। माफ कीजिएगा। एक और बीबीसी के समर्थन में अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंटरनेशनल एनजीओज आ गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल एनजीओज जो हैं, जिन पर भारत के कुछ मामलों में फेक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगातार लगता रहा है। तो दूसरी ओर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ी बात कही है, एकदम पॉइंट ब्लैंक वाली बात है। उन्होंने कहा है कि भारत तरक्की की राह पर है तो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की साजिश हो रही है। उपराष्ट्रपति की पूरी बातें हम आपको सुनाएंगे आगे चलकर, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह भी एक संयोग है कि कल जब बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हुई तो कल ही एयर इंडिया के लिए फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों से 470 विमानों का ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो सवाल पब्लिक का आज है कि क्या बीबीसी के मामले में प्रेस फ्रीडम का रोना सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि मोदी सरकार को कैसे भी करके घेरा जा सके? क्या भारत की तेज तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए बीबीसी को सामने लाकर फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? बीबीसी पर कार्रवाई तो न्यू इंडिया चढ़ाई के दावों में कितनी सच्चाई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, वैसे तो बीबीसी पर एक्शन का कानूनी आधार है, लेकिन अगर ये राजनीतिक भी है तो भी उसका समाधान भारत की न्याय व्यवस्था में पूरा है। इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन बीबीसी पर एक्शन को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो खुद को मानव अधिकारों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय चेहरा बताने वाले एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच का है। ह्यूमन राइट्स वॉच के इस वीडियो पर लिखे पहले टेक्स्ट में आयकर विभाग के सर्वे का रेड लिखा हुआ है। ये फैक्ट नहीं है, कल ही साफ हो चुका है कि ये रेड नहीं है, सिर्फ सर्च है, क्योंकि एक सर्वे हो रहा है। वीडियो पर लिखा दूसरा टेक्स्ट आयकर की कार्रवाई को पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहा है। क्या इसका कोई आधार है? कोई प्रूफ कर सकता है? वीडियो पर लिखा अगला टेक्स्ट भी आप देख लीजिए। क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज फेलियर टू प्रोटेक्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज। अरे भाई, फेलियर टू प्रोटेक्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर चुका है। क्या गुजरात दंगों का मामला तब का है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? और फिर क्या गुजरात दंगों के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट नहीं दिया है? फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ये किस कंफ्यूजन में है? ऐसे में क्या ह्यूमन राइट्स वॉच के इस वीडियो को मुसलमानों के नाम पर प्रोपेगेंडा नहीं कहा जा सकता? सोचिए, ये है नहीं प्रोपेगेंडा। ह्यूमन राइट्स वॉच के वीडियो का अगला टेक्स्ट भी देख लीजिए, जिसमें भारत में सिविल सोसाइटी की प्रताड़ना का नैरेटिव
बताया जा रहा है। वीडियो का अगला टेक्स्ट भारत में हो रहे G20 आयोजन पर भी सवाल या निशान लगा रहा है। वीडियो के आखिरी टेक्स्ट में G20 नेताओं से भारत पर दबाव बनाने का इरादा दिख रहा है। कमाल है भाई, बीबीसी पर एक्शन और G20 तक रिएक्शन है। किस बात से पेट में दर्द है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है? ऐसे ही नैरेटिव खड़ा होता है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्था ही कई बार ऐसी रिपोर्ट देती है कि भारत में मानव अधिकार की हालत बेहद खराब हो गई है। अल्पसंख्यकों की हालत इतनी खराब है, इसी तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं आए दिन। इकोसिस्टम का नैरेटिव कैसे खड़ा होता है, मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूं। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने सर्वे जो किया है, इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा है और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का यहां पर आपको दिखा रही हूं जो उनका स्टेटमेंट आया है। बीबीसी पर टैक्स रेड, बोलने की आजादी का अपमान। अरे भाई, सब तो बोल रहे हैं, किसकी बोलने की आजादी चली गई? उधर ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या लिखा है आप देखिए। ये अगर एमनेस्टी का है तो ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है टैक्स ऑफिशियल्स इन इंडिया हैव रेडेड बीबीसी ऑफिसेज। अरे भाई, रेड हुई कहां? रेड की वजह पीएम मोदी की बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रेस फ्रीडम की वकालत का दावा करने वाले अमेरिकन एनजीओ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजी ने भी लिखा है। और ये सीपीजी ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ये सीपीजे है और सीपीजे जो है ये सब अटैक करेंगे मोदी को। हमने भारतीय अधिकारियों से बात की, उन्हें पत्रकारों का उत्पीड़न करने से मना किया है। इसी तरह अक्टूबर 2022 में एमनेस्टी इंडिया पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा था सरकार अधिकार समूहों को निशाना बना रही है। ये देखिए, वही एमनेस्टी इंटरनेशनल, वही ह्यूमन राइट्स वॉच। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में ही द वायर के एडिटर्स के घर पर छापा पड़ा तो भी ये सब टूट पड़े। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे ने लिखा भारतीय अधिकारी न्यूज वेबसाइट के कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद। मोर देन हिटलर, मोर देन चाउसेस्कू। G20 का एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। दूसरी तरफ से आप बीबीसी जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पर रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर? बीबीसी के मामले में विपक्ष प्रेस फ्रीडम को कुचले जाने का आरोप लगा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत भी एक मीडिया संस्थान है और प्रेस फ्रीडम मेरे लिए भी उतना जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है जितना किसी और के लिए। लेकिन बीबीसी के मामले को क्या प्रेस फ्रीडम से जोड़ा जा सकता है? बीबीसी पर भारत में ही नहीं, खुद यूनाइटेड किंगडम में टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। टैक्स चोरी पर यूके के रॉयल एंड कस्टम डिपार्टमेंट ने बीबीसी पर बहुत से आरोप लगाए और कटघरे में भी खड़ा किया है। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या यह बहस बीबीसी पर नहीं है, बल्कि बहस इस बात पर है कि क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। सुनिए आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। इंडिया इज ऑन द शुरू हो चुका है। सवाल नंबर 2, क्या भारत की तेज तरक्की को रोकने के लिए नैरेटिव खड़ा किए जाने के दावों में कुछ दम है? सवाल नंबर 3, क्या मोदी विरोध के नाम पर देश की एजेंसियों को काम करने से रोका जा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता है बीजेपी के, राधिका खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस की, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक और रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल राधिका खेड़ा जी आपसे है। राधिका खेड़ा जी, मैं पूछना चाहती हूं, प्रेस फ्रीडम क्या ये इजाजत देती है कि देश के जो कानून है उनका उल्लंघन कर ले? टैक्स देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, और अगर कोई कार्रवाई होगी, कोई सवाल पूछेगा तो प्रेस फ्रीडम के नाम पर एक झंडा खड़ा कर दो।
मैं मानती हूं संवेदनशील मुद्दा है किसी भी ऐसी एजेंसी पर सवाल पूछना जो खास करके प्रेस का एक अभिन्न अंग हो। अगर इस बात पर भी नहीं जाते कि कौन किस तरह का नैरेटिव चला रहा है, बावजूद इसके क्या कानून के दायरे में रहने में कोई भी छूट है किसी प्रेस एजेंसी को? सवाल आज सबसे बड़ा यही है। नाविका जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहां पे कमल तय कर रहा है कि पत्रकार का कलम क्या लिखेगा। कमल तय करेगा कि पत्रकार का कलम जो स्क्रिप्ट भी तैयार होएगी टीवी के लिए वो क्या लिखी जाएगी। क्या ये प्रेस फ्रीडम है कि कमल तय करे सब कुछ? और प्रेस फ्रीडम को लेके आपको पता है 2021 में भी हम वर्ल्ड में 142 रैंक में थे, 2022 में हम 150वीं रैंक पे है। क्या आपको लगता है कि आज जो हुआ है 2 दिन से हो रहा है उसके बाद हमारी रैंक घटेगी कि बढ़ेगी? अगर आप विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है, अपनी आप प्रतिष्ठा विश्व प्रसिद्ध पटल पे देखते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दैनिक भास्कर भी, आपने दैनिक भास्कर पे भी रेड करी, न्यूज क्लिक, कौन सा अखबार आपने ऐसा छोड़ा या कौन सा ऐसा चैनल आपने ऐसा छोड़ा जो आपके खिलाफ अगर खबर दिखाता है आप उस पर रेड भी करते? और मजेदार बात तो यह है कि एक पैटर्न बन गया है कि चैनल पे रेड पड़ती है और उसके बाद इनके मित्र जाके, जिसको पूरी सरकार बचाने पे लगी हुई है, जवाब नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जी लोगों के, नेताओं के, परिवारों के सरने पे चले गए लेकिन अदानी साहब पे नहीं बोले। उसके बाद एक रेड पड़ेगी चैनल पे, आप फटाक से थोड़े दिन बाद अदानी साहब उस चैनल को खरीद लेंगे। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? और ये आज, और मैं सच बताऊं, आज आप नहीं है कल आप भी हो सकती है, आपका चैनल भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फ्रेटर्निटी को साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दैनिक भास्कर नहीं बचा, न्यूज क्लिक, कौन सी चीजें नहीं छोड़ी। जहां जहां इन पे सवाल उठते हैं एनडीटीवी इन पे ऐसे होगा। मुझे तो लगता था मीडिया फ्री होना चाहिए। आप बार बार हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने इमरजेंसी लगाई, तो ये क्या हो रहा है? अगर किसी ने आपके ऊपर कोई सवाल उठाया तो आप उन पे रेड कर देंगे। ऐसे बदले की भावना, ऐसा तो नहीं सिखाया था श्री कृष्ण गीता में कि ऐसे बदला लिया जाए। आपको बदला लेना है तो सही मुद्दों पे लीजिए। उन्होंने स्टोरी, आपने पहले पिक्चर ब्लॉक करी, ठीक है जी, आपने वो भी कर दिया। कहाँ है प्रेस फ्रीडम? मोदी जी तो कहते हैं, और एक वीडियो भी उनका हमने देखा था जिसमें वो कहते हैं कि मैं पत्रकारों को कंट्रोल करूंगा, यही गलती हो गई मुझसे, गलती सुधार रहे लेकिन मैं फिर बोलूंगी। आज वो है, कल आप भी हो सकती हैं। शायद आपका चैनल कभी एक बिल्कुल इनके ऊपर कोई मैं कल तो क्या होंगी राधिका राधिका खेड़ा जी, मुझ पर वैसे ही एक राज्य है, वहां की पुलिस ने 13 मेरे ऊपर भी एफआईआर की है। मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। मुझे नहीं लगता किसी ने भी इसको प्रेस फ्रीडम पर अटैक उस वक्त बताया था जब ये एफआईआर मुझ पर लगी थी। शायद किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो बखेड़ा खड़ा नहीं किया इस तरह का कि हाय मर गए, मेरा प्रेस फ्रीडम चल गया। भाई देश में न्यायालय है, न्यायालय जाइए, अपनी रेमेडी ढूंढिए। रेमेडी आपको अगर जस्टिस सिस्टम पर भरोसा है तो मिल जाएगी। तो हम गुजर चुके हैं। आप कह रही हैं आगे चल के होगा, हमको, हमारे ऊपर ये बीत चुकी है, आप बीती है ये। लेकिन आपने कलम और कमल के बीच में जो बताया है, ये सवाल मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, आज कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं, वो शायद कह रही हैं कि कमल कलम पर भारी हो गई। क्या ऐसा है बीजेपी सरकार के समय में? देखिए नाविका, सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना तथ्यात्मक जानकारी के कुछ भी अनाप शनाप बयान देने लगते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आईटी की रेड हुई है। आईटी की रेड नहीं हुई है, आईटी का सर्वे हो रहा है। आईटी का सर्वे क्या होता है, आईटी की रेड क्या होती है, मुझे लगता है शायद कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के क्लास दी जानी चाहिए। इनकम टैक्स के कुछ अधिकारियों से इसको पूछेंगे तो पता चल जाएगा उनको। सच्चाई यह है कि आर्थिक कदाचार जब आप करते हैं, आप इनकम टैक्स से अपनी कोई बातें छुपाते हैं, अपने कोई ऐसे लेन देन जिनको लेकर के इनकम टैक्स को कोई संदेह होता है, इनकम टैक्स उस पर नोटिस देता है। नोटिस का आप जवाब नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स को सर्वे करने की अधिकार होता है। सर्वे के बाद उसको आवश्यकता होती है तो रेड भी करता है, और आवश्यकता होती है तो अकाउंट्स को फ्रीज भी करता है, जुर्माना भी निरूपित करता है। इन सारी प्रक्रिया में अपील करने का अवसर भी होता है। जो भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई होती है, वो चाहे तो अपनी पीड़ा को, अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज कर सकता है।
ये पूरी प्रक्रिया है, लेकिन इस उनके आर्थिक कदाचार को लेकर के की जा रही है। उन्होंने जो आर्थिक अपने सवाल जवाबों के से संतुष्ट नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स उस पर कार्रवाई कर रहा है। और इस कार्रवाई से अब तक बीबीसी का कोई अधिकृत वक्तव्य इस तरह का नहीं आया है कि हमारे खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही है, हमारे खिलाफ कोई इलीगल कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है बीबीसी पर, और दर्द हो रहा है आम आदमी पार्टी को, दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, दर्द हो रहा है टीएमसी को, दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी को। यह कौन सा मैकेनिज्म है? अरे भाई, बीबीसी एक बार भी नहीं कह रहा है कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बीबीसी ये जानता है कि उसको लगातार जब नोटिस सर्व किए गए हैं और इन नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया है। एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में कोई भी संस्था, वो मीडिया हो, वो खेल जगत से जुड़ा हुआ हो, वो उद्योग जगत से जुड़ा हुआ हो, अगर भारत के संविधान के तहत बने हुए कानून, नियमों या परिनियमों का पालन नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर एजेंसियां कठोरता से कार्रवाई करेंगी। और किसी को इस बात की उन्मुक्ति नहीं है कि वो कानून से अपने आप को ऊपर समझे, और यह बात कांग्रेस को भी समझनी होगी। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया या कोई अपना एजेंडा चलाया है तो आपको उन्मुक्ति हो जाएगी कि कोई आप अपराध कर सकते हैं, वो आर्थिक प्रकृति का हो या क्रिमिनल ऑफेंस हो, और आप कहें कि अब हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और होगी तो हम कहेंगे कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं मानता हूं कि ये बातें बंद करनी चाहिए, और ये भारत विरोधी एजेंडा ये बीबीसी को भी बंद करना होगा, और आईएनसी कांग्रेस को भी क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच का अगर आप वीडियो देखें तो वो तो G20 की प्रेसिडेंसी तक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आशुतोष जी, ये मुद्दा किसका है, नैरेटिव का कि टैक्स का? नाविका जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे तो नहीं मालूम कि नैरेटिव कहां से बनता है, कहां से चलता है, कौन लोग बनाते हैं और उसके लिए सूत्रधार कौन लोग, मुझे तो नहीं मालूम है। मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, और मुझे ये पता भी नहीं कि 2014 के पहले नैरेटिव बनता था या 2014 के बाद से बनता है। दो सवाल है। पहली बात, आपने जगदीप धनखड़ जी का नाम लिया है, तो जब जगदीप धनखड़ जी तो ये भी कहते हैं कि भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतंत्र के ही खिलाफ है। अब वो इस पे कभी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि दरअसल वो भारत के पूरे संविधान को बदल देना चाहते हैं, जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म कर देना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश के वो उपराष्ट्रपति हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई बात कही होगी गंभीरता के साथ। दूसरी बात, अब मुझे आज तक 2 दिन से समझ में नहीं आ रहा है कि यह मामला बीबीसी की एडिटोरियल कंटेंट का है या ये इनकम टैक्स का है। अगर इनकम टैक्स का मामला होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उसके कंटेंट पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधे तौर पर कहना चाहिए कि भाई एक संस्था है जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उन्होंने इनकम टैक्स मैंने नहीं कहा, लेकिन आशुतोष जी, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी तो 2002 पर एक वर्डिक्ट दे चुका है। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी कोई औकात नहीं है बीबीसी के सामने? नाविका जी, आपने राकेश त्रिपाठी को नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं जानता हूं कि अगर समय खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने इंटरवीन किया, लेकिन आपकी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सेंध लग गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी आवाज बीच में डाल दी। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी जब बोलते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सेंध नहीं लगती, क्योंकि वो 3 मिनट उन्होंने बोला पूरा, और मैं 1.5 मिनट से बोल पाया। राधिका खेड़ा जी काफी कटाक्ष करती रहती है मुझ पे, मैंने उन्हें भी नहीं टोका। मैंने उन्हें नहीं टोका, और आज शायद वो भी आपके साथ खड़े होने में थोड़ा हिचकिचाएंगी, कम से कम इस इशू पर। लेकिन आप कहते हैं आप बड़े छोटे से इंसान है, इतना मासूम आशुतोष तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, आज पहली बार प्रकट हुए मासूम से आशुतोष जी। अब मैं क्या करूं, मैं हूं इतना मासूम, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने चेहरे की रंगत तो नहीं बदल सकता ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर राकेश त्रिपाठी जहां बैठे वो कहे कि बीबीसी इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है, हिंदुस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रही, भारत विरोधी अभियान चला रही, लिहाजा इसको उसी तरीके से बैन किया जाए जिस तरीके से मिसेस गांधी ने बैन किया था। मुझे आज बिल्कुल 1972-73 का दृश्य याद आता है कि जब भी कोई होता था तो मिसेस गांधी कहती थी फॉरेन हैंड है, एक विदेशी है कि नहीं, ये वाले लोग सारे सामने आ जाते हैं, इन पर कार्रवाई हो, इनकी दुकानें उड़ जाएं, और आफ्टर ऑल ये सारी कार्रवाई जो एमनेस्टी के खिलाफ भी हुई वो भी कोर्ट्स में गई। बावजूद इसके एक इकोसिस्टम है जो ये कहता रहता हम प्रताड़ित हैं, इस देश में बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया है, और यहां पर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। रजत सेठी जी, ये हमारी इमेजिनेशन है या ये सत्य है कि एक नैरेटिव चल रहा है?
देखिए नविका जी, इतिहास की बात हुई और विश्लेषक होने के नाते जब बात इतिहास की हुई है तो एकदम पीछे से शुरू करना चाहिए, जब इस देश की नींव भी डाली जा रही थी। 17 मई 1951 की रिपोर्ट छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उन्होंने पंडित नेहरू को, जो प्रधानमंत्री थे, उनके एक इंटरव्यू के कुछ अंश छापे थे। बड़ा रोचक है, क्योंकि वो यही चीज नेहरू जी के समय से लगातार ये विषय उठता आ रहा है, और मैं एक दो लाइनें जरूर कोट करना चाहूंगा। तो नेहरू जब पहला अमेंडमेंट लेकर आते हैं, आपको मालूम होगा सबको कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उसके ऊपर पहली बार कंट्रोल लगाने का काम 1951 में भारत के संविधान के पहले अमेंडमेंट में किया गया था। वो नेहरू सरकार में हुआ था। उनका यह कहना था कि वल्गैरिटी, इंडिसेंसी और फॉल्सहुड है प्रेस का, यानी ये इतने वल्गर और इंडिसेंट है प्रेस कि इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा जो संविधान है उसके आधारभूत हिल सकते हैं। ये पंडित नेहरू का कहना था। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ डीपेस्ट डिस्ट्रेस, कि मतलब वो उनको इतना अंदर से हिला चुका है कि जब मैं देखता हूं कि गैर जिम्मेदार खबरें जब छपती हैं देश में ही नहीं विदेश में भी भारत को लेकर, उससे हमारी आने वाली जनरेशन्स पर, यंगर जनरेशन पर और उनकी मेंटल इंटीग्रिटी पर और उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा नेहरू ने कहा है। उनका लगातार कहना था कि कई बार ऐसे वैश्विक ताकतें हैं जो कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से एक सुर में सुर, जो आपने बोला, मिलाकर काम करने की कोशिश करती हैं, ऐसे 40-50 लोग हैं जो एक्टिवेटेड रहते हैं। वो आज से नहीं है। कोई भी सफल भारत को देखना चाहे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी मासूम नहीं होती कि वो इस तरह से चले। बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में कभी कुछ नहीं लिखेंगी, वहां पे हिंदू और माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आप कोई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगी, लेकिन आप लगातार देखेंगी कि एक राइजिंग नेशन के पीछे पढ़कर उसको जबरदस्ती इंडेक्सेस में, इंडेक्स जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेके आप कोई भी इंडेक्स लें, हर इंडेक्स में भारत को कमजोर दिखाना, भारत के नैरेटिव को पंक्चर करना, ताकि जितने इन्वेस्टर्स जो इन सब खबरों को पढ़ते देखते हैं उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। सिर्फ इतनी भर की सोच है। इसीलिए बीबीसी ना वो मॉरली इंटैक्ट है। मॉरली आप देखिए, जब इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री करी, इंडियन पार्लियामेंटेरियन से बात की, इंडियन पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि हमको कंटेक्स्ट नहीं बताया गया। तो ये एक तरह से झूठी डॉक्यूमेंट्री नहीं हुई क्या? कहां पे इनकी मॉरल इंटीग्रिटी है, मुझे कोई बताए। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी तो नहीं है, वो तो आपने भी बताया। मॉरल इंटीग्रिटी छोड़िए, अगर हम बात भी करें, और राधिका खेड़ा जी, मैं माजिद हैदरी जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन राधिका खेड़ा जी, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कोई आज से तो गिर नहीं रहा है। ये काफी समय से ये गिर रहा है। ये 2002 में 80 के लेवल पर था और उसके बाद ये लगातार गिरता रहा है। ये यूपीए के दौर में भी गिरता रहा है। 120 तक तो हम यूपीए के आ गया था जो उन्होंने नहीं भरा, और वो छोड़ के चले गए कि हम यहाँ पे नहीं काम करेंगे। अब वापस आ गए। हमने उनपे कोई बैन नहीं लगाया था। तो ये भ्रम मत फैलाइए, अपनी झूठी व्हाट्सएप फैक्ट्री का सहारा मत लीजिए, और इस पे फैक्ट चेक भी कर दीजिए। दूसरी बात, मेरी रिसर्च टीम बता रही है, आप 1975 इमरजेंसी के दौरान की बात कर रही है। 1970 से 72 में भी बैन हुई थी बीबीसी। 1970 से 72 में भी बैन हुई थी। 41 कांग्रेस के एमपीज ने बैन को सपोर्ट किया था। फैक्ट चेक मेरे साथ गलत था, मैं इसको भी क्लियर कर दूंगी। पिछली बार भी आपका फैक्ट चेक गलत था। दूसरी बात, मैं आपको फिर क्लियर और बहुत क्लैरिटी से आपको और आपके दर्शकों को एक बात याद बता देती हूँ कि बीबीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो प्रॉफिट और लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। जो बीबीसी का सब्सक्राइबर होता है वो यूनाइटेड किंगडम के पोस्ट ऑफिस में अपना सब्सक्रिप्शन फीस देता है या लाइसेंस फीस जमा करता है हर साल। वो पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस बीबीसी को देती है और वो अपना प्रतिदिन का खर्चा चलाती है। और हुआवाई की जो आती है स्पॉन्सरशिप, वो कहां से आती है? कंप्लीट करने दीजिए। जो संस्था विज्ञापन पर निर्भर नहीं, जिस संस्था का प्रॉफिट और लॉस का मॉडल नहीं है, उस पर भारत का इनकम टैक्स, हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे जुरिस्डिक्शन बनती है, ये बताइए। जिसका ना ये सिस्टम सिंह, और क्या उनकी अर्निंग इंडिया में है, क्या इंडिया में दिखाया जा रहा है, उसकी जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, ये राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, राधिका खेड़ा जी का कहना है कि यूके की कंपनी, आप कहां से टैक्स लगा रहे हैं? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान।
नविका, मुझे आपने परिचय बताया था कि ये राधिका जी आईएनसी की प्रवक्ता हैं। अभी मुझे लगा अचानक कि ये बीबीसी की प्रवक्ता है। बीबीसी का कैसा रेवेन्यू मॉडल है, कैसे वो काम करता है, पूरा जिस तरह से डिस्क्राइब किया, अगर कांग्रेस को ऐसे डिस्क्राइब करते तो शायद कांग्रेस के कुछ वोट पड़ जाते। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही दूसरों के प्रवक्ता बन जाते हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता कम रहते हैं। मैं इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। अगर बीबीसी ने कोई गलत नहीं किया है, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई कदाचार नहीं किया है, तो अपीलेट अथॉरिटी है, कोर्ट्स है। क्या आपका अब इनकम टैक्स में विश्वास नहीं बचा, ईडी में विश्वास नहीं बचा, सीबीआई में विश्वास नहीं बचा, क्या आप कोर्ट्स में भी विश्वास नहीं बचा? मुझे लगता है कम से कम बीबीसी का तो जरूरी बचा होगा। और बीबीसी इस बात को लेकर के सामने आए ना। अभी तक तो बीबीसी ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि हमारे के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही है। ये बात लगातार कांग्रेस कह रही है। तो ये रिश्ता कैसे समझ में नहीं आ रहा है? कार्रवाई बीबीसी पे हो रही है और पीड़ा जो है वो कांग्रेस को हो रही है। ये राजनीतिक वक्तव्य जिस तरह से जारी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीबीसी की जो मनसा साथ में है वही मनसा कांग्रेस पार्टी की है। दोनों साथ मिलकर के खेलते हैं और इसलिए चोट वहां लगती है, दर्द यहां होता है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर इनकम टैक्स के सामने कोई उन्होंने फैक्ट्स हिडन नहीं किए हैं, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई टैक्स चोरी नहीं की है, तो वो पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। ये तो सर्वे की केवल कार्रवाई है ना। सर्वे की कार्रवाई कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इस पूरे मामले को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ करके देखा जा रहा है, मैं फिर इस बात को जो आशुतोष जी कह रहे थे कि कंटेंट को लेकर के, एडिटोरियल पॉलिसी को लेकर के, मैं फिर कह रहा हूं कि उसको लेकर बहस करनी हो तो अलग बहस करिएगा कि बीबीसी देश के लिए कितना लाभकारी है। और विदेशी मीडिया को लेकर के वैसे भी जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है ना, ये जो गुलामी मानसिकता हम पर हावी होती है ना, उसके कारण विदेशी मीडिया वो अपने देश के हित के साथ ज्यादा रहती है, भारत के हित के साथ कम। जबकि भारत का मीडिया, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं। आप ग्लोबल रैंकिंग चाहे जो बताते रहिए, क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग तो हंगर इंडेक्स पे भी आया था कि पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर स्थिति है जहां पे कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं लोग, और भारत की स्थिति ज्यादा खराब है जहां सबके घर राशन पहुंच रहा है। तो वो इस प्रकार की रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, इस प्रकार भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचे करने का कैसे कैसे प्रयास होता है, ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन दुख यह होता है कि भारत के भीतर भारत के राजनीतिक दल, भारत के पत्रकार इस तरह की बातें जब कहने लगते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप सरकार का विरोध नहीं, आप भारत का भी विरोध साथ साथ में करना चाहते हैं। आप भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। और राधिका खेड़ा जी, मैं बीबीसी की वेबसाइट पे जो लिखा है वो ही आपको दिखाना चाहती हूं। और आप खोल ले, उसमें लिखा हुआ है, एज पर अ हिस्ट्री ऑफ द बीबीसी इन इंडिया ऑन इट्स ओन वेबसाइट इन द समर ऑफ 1970 द ब्रॉडकास्ट ऑफ 2 of French filmmaker Louis Malle's documentary films Calcutta and Phantom India on BBC 2 had caused outrage amongst the Indian diaspora in Britain and with the Indian government for what were perceived as prejudicial and negative depictions. The 2 documentaries were banned and the BBC was expelled from India until 1972. अब ये इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है बीबीसी के बारे में और उन्होंने लगाया भी हुआ है वेबसाइट का हवाला। अब इंडियन एक्सप्रेस भी झूठ बोल रहा है, बीबीसी खुद झूठ बोल रही है कि वो एक्सपेल हो गए थे इंडिया से। मैं जवाब दे देती हूँ। मैंने जैसा आपको बताया, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे। और अगर हमने एक्सपेल किया है, कोई होगा ना, गवर्नमेंट ने एक्सपेल किया है, कोई नोटिफिकेशन होगा, कुछ होगा, दिखा दीजिए, कोई भी दिखा दीजिए। बीबीसी अपनी साइट पे भी चलाती। दूसरी बात, वो भी मैं दिखाऊं राधिका खेड़ा जी, बीबीसी जिसकी आप तरफदारी कह रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने एक्सपेल कर दिया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन मैं दिखाऊं। आशुतोष जी, मेरी मासूमियत का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ओनर्स ऑफ प्रूविंग दिस मेरे पर है नोटिफिकेशन, जब बीबीसी खुद कह रहा है कि हमें एक्सपेल कर दिया गया था? बट क्या इंदिरा गांधी ने बैन किया था इसलिए नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो जस्टिफाइड है क्या? मुझे लगता है कि 1972 के बाद से हिंदुस्तान ने काफी तरक्की की है और वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में भी काफी तरक्की, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा सवाल है कि ये प्रश्न जो है वो बीबीसी के कंटेंट का है या बीबीसी के इनकम टैक्स का के वायलेशन का? अगर कंटेंट का है तो फिर अलग तरीके से बातचीत होनी चाहिए, और अगर इनकम टैक्स वायलेशन का तो अलग तरीके से बातचीत। बीबीसी ने अगर अपने इनकम टैक्स को लेकर अगर कोई वायलेशन किया है तो जाहिर सी बात है सरकारी संस्थाएं उसमें काम करेंगी। लेकिन अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के 1 महीने के अंदर अगर भारत की सरकार यह कार्रवाई करती है तो उस पर जरूर सवाल खड़े होंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात,
ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे है, छापा नहीं है, मैंने तो कम से कम अभी तक इनकम टैक्स की तरीके से कोई ऑफिशियल चीजें देखी नहीं है। और ये कौन सा सर्वे है जिसमें आप जो पत्रकार हैं उनके सेलफोन भी आप सीज कर दे रहे हैं? ये तो हमेशा छापे में होता है, सर्वे में तो बिल्कुल नहीं होता। सर्वे में इनकम टैक्स के अधिकारी जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आपके खिलाफ ये कंप्लेन है, मुझे ये दिक्कत है, आप अपने कागजात हमें दिखाइए। वो कागजात देखते हैं, अगर उनकी फोटोकॉपी लेनी होती फोटोकॉपी लेते हैं, अगर उनको अपने पास रखना होता तो अपने पास रखते हैं। कभी फोन जब्त नहीं करते। फोन सीजर तभी होता है जब छापा मारा जाता है। अब ये अभी 48 घंटे के करीब बाद में 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब इसको मैं छापा कहूं, सर्वे को, इससे मैटर, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनती है तो जब स्टूडेंट्स उसको दिखाना चाहते हैं तो वहां बिजली गुल कर दी जाती है, छात्रों को डिटेन किया जाता है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, और जो ट्विटर और यूट्यूब है उनको ब्लॉक किया जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस को लगा के। क्या ये जस्टिफाइड है? ना जस्टिफाइड है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में एक शब्द ऐसा नहीं है सिवाय हाई कमीशन की रिपोर्ट के जो तथ्य आपको भी ना पता हो और मुझे भी ना पता हो, हम सबको मालूम है। और अगर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर अगर भरोसा है देश की सरकार को, बीजेपी को, तो यह मानना चाहिए कि हिंदुस्तान की पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी, वह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं मानेगी। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और भारत सरकार को अपनी जनता पर विश्वास नहीं है, बीबीसी के कंटेंट पे ज्यादा विश्वास है कि बीबीसी को देखकर जनता जो है वह मान लेगी कि हाँ नरेंद्र मोदी जी ने गलत काम किया। चलिए जी, बीबीसी के मुद्दे पर अब जनता की विश्वास तक जब बात पहुंची गई है तो मैं माजिद हैदरी साहब से भी एक सवाल पूछ लूं। माजिद हैदरी जी, आज महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी ने कहा, एक तरफ तो सरकार G20 की बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीबीसी जैसी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी पर छापा मारते हैं, तो मैसेज क्या जाता है? अब बीबीसी की बैटिंग महबूबा जी कर रही हैं, क्यों? इसलिए कि बुरहान वानी को बीबीसी ने बुलाया था कैरिज्मेटिक लीडर। जी नाविका साहिबा, कुछ तो बीबीसी कहेगी, बीबीसी का काम है कहना। छोड़ो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को, हमें हिसाब दो अदानी की संपत्ति का। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तक इनकम टैक्स वाले हमारे माननीय गौतम अदानी साहब के पास क्यों नहीं जाते थे हिसाब लेने, या जाते थे, मैं वो नहीं जानता। मैं ये सिर्फ कहूंगा कि हमारी भाजपा की सरकार हमें एक दिन ये सिखाई देती है कि आपको विदेशी मीडिया का मानना है, दूसरे दिन कहती है नहीं मानना। और ये मैं तर्क पे कहूंगा, जब 2 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल लिखा गांधी जी पे, तो वो किसी नेशनल मीडिया के लिए, राष्ट्र न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा। लेकिन जब दूसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार है वो भाजपा के साथ मिलकर मेहरौली में मुसलमानों के घर गिरा रही है, वहां उनका आपस में फिक्स्ड मैच है, तो उस टाइम हमारी सरकार को आपत्ति हो जाती है विदेशी मीडिया से। भाई हमने विदेशी मीडिया का मानना है, एक दिन नहीं मानना है। आप इस पे एक पॉलिसी बनाइए कि हमने मंडे को मानना है, ट्यूसडे को नहीं मानना है, ट्यूसडे को मानना है, थर्सडे को नहीं मानना है। ये सिर्फ एक बीबीसी की बात नहीं है। बीजेपी की प्रॉब्लम हर उस मीडिया से है जो बीजेपी कहीं ना कहीं गलती को उभारे, दुनिया को बताए। अगर नहीं बताना है तो फिर एक अंतरराष्ट्रीय ऐसी पॉलिसी बना दे भाजपा की, दुनिया का कोई भी मीडिया बीजेपी की गलत बात को ना दिखाए। सिंपल एक लॉ पास करना है। हम तो इस वक्त विश्व गुरु बन रहे हैं, तो विश्व गुरु में ये शिक्षा दे दीजिए ना पूरे राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए माजिद हैदरी के सवाल का। नहीं, ये संकट माजिद हैदरी का है और माजिद हैदरी जैसे बहुत सारे लोगों का है जिनको विदेशी मीडिया पर ज्यादा विश्वास होता है, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं होगा, भारत की संस्थाओं पर विश्वास नहीं होगा। इनकम टैक्स जो नोटिस सर्व करा रही थी, इनकम टैक्स जो सर्वे कर रही है, उसके वक्तव्य का विश्वास नहीं होगा। बीबीसी का जरूर विश्वास होगा, क्योंकि बीबीसी इनको भरोसे का सबसे बड़ा ब्रांड दिखता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का है। यही कॉलोनियल माइंडसेट है ना, यही तो गुलामी मानसिकता है जिसके कारण इनको बेहतर लग रहा है। मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, आप अगर अंतरराष्ट्रीय किसी संस्था के उससे प्रमाण पत्र से आप मानना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप मानते रहिए। लेकिन भारत के भीतर अगर कोई भी संस्था काम कर रही है, वो अंतरराष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, स्थानीय हो, उसको भारत के नियमों का पालन करना होगा। और यह मसला, इनकम टैक्स के सर्वे का मसला, स्पष्ट तौर पर आर्थिक विषयों से जुड़ा है। इसका कंटेंट से, इसका एडिटोरियल पॉलिसी से कोई सरोकार नहीं है। एडिटोरियल पॉलिसी को लेकर के अलग से चर्चा हमने की है कि कब 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 बीबीसी का रवैया भारत के विरोध कर रहा है, भारत की छवि को खराब करने का रहा है। और ऐसे समय में ये हमले ज्यादा तब पड़ जाते हैं जब भारत
तमाम सारे ऐसे वैश्विक मसलों में ग्लोबल लीडर तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज तमाम ऐसे बीबीसी दीपावली पर कहती है पटाखे मत चलाओ, लेकिन लंदन फायरवर्क्स जब होते हैं न्यू ईयर्स ईव पर तो उससे कहती है अरे हजारों लाखों लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो प्रदूषण की चिंता उनको इंडिया में है, उनको ब्रिटेन में नहीं है। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल, अजीत पुरोहित जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, बीबीसी की पैरवी करने वाले बताएं कि क्या बीबीसी किसी देश के कानून से ऊपर कैसे हो सकती है? राधिका खेड़ा जी जवाब देना चाहेंगी? जी नाविका जी, मेरे को ना बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। बदला तो हमारे सनातन धर्म में नहीं है, बदला तो श्री कृष्ण ने भी गीता में नहीं सिखाया। ये कैसा बदला है और ये किस मार्ग पे चल रहे हैं? और क्या हम विदेश में, देश में, पूरे विश्व को क्या मैसेज दे रहे हैं? G20 के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। जो मैसेज गया राधिका खेड़ा जी, शायद आपने सुना नहीं, मैक्रो साहब या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्हें किसी को तकलीफ नहीं हुई कोई खास। उन्होंने कहा प्रेस फ्रीडम अपनी जगह है, देश की कार्रवाई अपनी जगह है। लेकिन आपको दर्द हो रहा है, जैसे राकेश त्रिपाठी जी ने कहा। लेकिन दीपांकर गौतम अमरोहा यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पूरी कार्रवाई अडानी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हो रही है? राकेश त्रिपाठी जी, ये भी पब्लिक के दिमाग में सवाल आता है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जानबूझ करके कुछ गुब्बारे में ऐसी हवा भरी जाती है जिसका कोई और छोर नहीं होता है। ऐसा ही प्रयास किया गया था राफेल के विषय पर। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा राफेल को लेकर के एक के बाद एक झूठ की कहानियां परोसी गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के बाद सारी कहानियां समाप्त हो गई। ऐसे ही अडानी को लेकर के फिर एक गलत तरह का गुब्बारा भरा जा रहा है और ये पूरा गुब्बारा एक दिन फूटेगा और उसमें सब हवा ही हवा निकलेगी। कहीं कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, किसी तरह के बिना तथ्य और साक्ष्य के एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हो रही है। और इसी तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का काम बीबीसी भी करता है, जो भारत के व्रतों पर, त्योहारों पर, भारत की परंपराओं पर लगातार आक्षेप करने का काम करता है, कुठाराघात करने का काम करता है कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जा सके। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि कैसे अपने देशों में जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं वहां की घटना के लिए उसकी दृष्टि दूसरी है और भारत के लिए दृष्टि दूसरी है। और ऐसे मसलों पर मुखरता से निश्चित तौर पर हर भारतीय को बोलना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए ये किसी को भी यार बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, चाहे वो चाइना को दोस्त बना लेना हो या पाकिस्तान तक को दोस्त बना लेना हो। ये जब पाकिस्तान की पैरोकारी इनके नेता करने लगते हैं कि पाकिस्तान मिलकर के आए और भाजपा को हमको साथ हराना है, तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा कर सकते हैं? ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिका को अपना